ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, मतलब लास्ट चैप्टर है, वो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लिया है, अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इंडिया was amongst the first countries in the world to initiate action plans and program at the national level to attain total reproductive health as social goal. These programs, called family planning, were initiated in 1951 and periodically assessed over the past decade, improved program covering wider। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो इंडिया में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दिया गया था, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही एक प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1951 में, जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है कि फैमिली प्लानिंग में क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं और क्या क्या चीजें हमारी आ जाती हैं, है ना, और क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होते हैं, मतलब एक पूरा हमने क्या बनाया है, एक पूरा प्रोग्राम टाइप बनाया है ना, जिसमें हम इनके बारे में डील करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, तो क्या है कि मतलब इसका हमारा गोल क्या है, एम क्या है। तो पहली बात तो जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ना, और कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सारा कुछ पहले तो पॉपुलेशन को पता होना चाहिए, है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। जब ये पता चलेगा तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और तभी वो क्या होगा, एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनेगी। ठीक है, तो with the help of audio visual and the print media, government and the non-government agencies have been taking various steps to create awareness among the people about reproduction related। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो है जैसे कि किस किस के थ्रू, जैसे कि मीडिया के थ्रू, है ना, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह के थ्रू, है ना, और जो टीवी में ऐड आती है उसके थ्रू, और जो एनजीओज होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पेरेंट्स, अदर close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। ठीक है, जैसे कोई अगर हम देखा जाए, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सोर्स क्या होता है, अपने आसपास के लोग सोर्स होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, टीचर होते हैं, मतलब जो आसपास के हमारे लोग होते हैं वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो अगर इसका भी इंफॉर्मेशन है, इसकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें कहाँ से भी मिल सकती है, इन सब से भी मिल सकती है, मतलब हमसे जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हमें इनसे भी मिल सकती है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटिव। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि क्या कर सकते हैं हम कि सेक्स एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, एज अ मतलब हम इसको क्या, जो बच्चे हैं स्कूल में हम उनको पढ़ा सकते हैं, उनको एक नॉलेज दे सकते हैं कि क्या कैसे वर्क होता है, क्या कैसी चीजें होती हैं। तो हम जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन है ना, जैसे कि हमने बहुत सारे मिसकंसेप्शन हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने कुछ मिसकंसेप्शन तुम लोगों को बताए भी थे, कैसे कैसे मिसकंसेप्शन होते हैं ना, मतलब क्लियरली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट देयर वर्किंग, है ना, तो सारा कुछ प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज होगी एक तो मिसलीड नहीं होंगे, है ना, अगर एक प्रॉपर नॉलेज होगी, फंक्शनिंग हमें पता होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोगों को चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले हमको रिप्रोडक्शन पढ़ाया है इससे पहले, है ना, जिससे हमें एक बेसिक वर्किंग का पता हो कि हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, है ना, तो क्या क्या हमारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें समझना चाहिए।
फिर उसके बारे में अब हम समझते हैं कि हम उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उससे क्या जो उसको प्रिवेंट करने के लिए है ना, ऐसी कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हम अपना सकते हैं। तो इन्होंने बोला इसके बारे में क्या, एक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि जिससे जो है ना, जो बच्चे होते हैं उनके बीच इसमें इसके बारे में मिसकंसेप्शन या मिथ्स ना रहे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, क्योंकि जब प्यूबर्टी हिट होती है, ठीक है, समझ रहे हो, प्यूबर्टी हिट होती है तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो आप में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं प्लस मेंटल चेंजेस भी आते हैं, है ना, क्योंकि हार्मोनल की वजह से आप में काफी सारे आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या कैसा है, कैसा चेंजेस आएंगे। अगर हमें वो चेंजेस के बारे में पहले पता होगा तो हम शायद पैनिक ना करें या हम शायद उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। तो हमें सब पता होना चाहिए, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना, कि क्या एडोलेसेंस होता है और मतलब प्यूबर्टी है ना, प्यूबर्टी के बाद का जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं, है ना, और कब क्या सिम्टम्स होते हैं, तो जिसके से हमें पता पड़ पाए कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, educating people especially fertile groups and those in marriageable age group, ठीक है, हमें क्या किसको बताना है, मतलब जो फर्टाइल ग्रुप है, फर्टाइल ग्रुप मतलब कि जो अब रिप्रोडक्शन की एबल है ना, प्यूबर्टी के बाद हमने बताया था कि क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, और जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं तो मतलब वो लोग पोटेंशियलिटी होती है उनमें किसकी, न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ देने में क्या होती है, पोटेंशियलिटी होती है ना, तो इन जो ऐसा एज ग्रुप है जो मैरिजेबल एज ग्रुप है और जो फर्टाइल कपल होते हैं, है ना, उनको हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए कि क्या कैसे वो मतलब बर्थ कंट्रोल ऑप्शन या केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर या पोस्ट नीटल केयर, मतलब कि सारी जो केयर्स होती हैं या जो भी इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अपना जो कोलेस्ट्रम होता है ना, फीमेल्स जो आफ्टर पार्चुरेशन जो मिल्क सिक्रीट करती हैं, हम उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें काफी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, काफी कुछ इम्यून रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स होते हैं उसमें, तो जैसे कि हमने उसमें बोला भी था कि बहुत जरूरी होता है, तो ये भी पता होना चाहिए जो न्यूली मदर्स हैं, है ना, तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों जरूरी है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, ये सारा कुछ उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम, ठीक है। अवेयरनेस किस लिए जरूरी है कि जो इतने सारे मतलब एक तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ पे लिमिट करने के लिए सोशल इवेंट्स है, जैसे कि सेक्स अब्यूज है ना, लड़का लड़की में फर्क और फीमेल फीटिसाइड्स, इस सारे में क्या हमें जब अवेयरनेस होगी चीजों की, जब हमें पता चलेगा, है ना, जो मदर को फीमेल को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि फीमेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो बॉय बेबी बॉय दे रही है कि बेबी गर्ल दे रही है ना, तो उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है ना, तो ये सारे क्या होती है जो मिथ्स वगैरह होते हैं, ये सोशल अब्यूसेस जो होते हैं, इनको रोकने के लिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी, ठीक है। सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, professional expertise and material support,
तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें, जैसे हमको प्रोफेशनल्स चाहिए हैं इसमें, कि इसके बारे में जो प्रोफेशनल हो, और जो स्टाफ वगैरह, मतलब बहुत सारा जो रहती है रिक्वायरमेंट, बहुत सारी रहती है। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related programs like pregnancy, deliveries, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, है ना, ये सारे जो है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही रिलेटेड है ना, ये सारा प्रेगनेंसी होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, अबॉर्शंस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम मतलब मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, तो इस बारे में ये सारे, और जो इनफर्टिलिटी है, मतलब इनफर्टिलिटी किस वजह से है, कि ओवम सिक्रीट नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म कम, ये सारा हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज from time to time also required to provide more efficient care and assistance to people, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी अच्छी टेक्निक्स, काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज चाहिए हैं, है ना। और जैसे कि इन्होंने बोला है कि बैन किया गया है, किस पे बैन किया गया है, अमीनो सेंटेसिस पे, है ना। जैसे तुमने कभी अल्ट्रासाउंड कराने गए हो, है ना, सोनोग्राफी कराने हम जाते हैं, तो सोनोग्राफी में होता क्या है कि जैसे उसमें लिखा रहता, तुमने गए होगे तो लिखा रहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि जो मदर के वूम में फीमेल है या मेल है ना, ये पता करना कैसा होता है, इलीगल होता है। तो ये हमेशा से इलीगल नहीं था, ठीक है, हम कह रहे हैं, और ये अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल नहीं है, ठीक है। इंडिया में इलीगल है, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज है उसमें इलीगल नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से इलीगल था पता करना कि मेल है या फीमेल है, मतलब जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये हमेशा से बैन नहीं था। इसको बैन किया गया, कब बैन किया गया, जब इसका मिसयूज होने लगा, है ना। अमीनो सिंथेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें हमें पता है कि जो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्या होता है, मदर के वूम में जहाँ हमारा फीटस डेवलप होता है वहाँ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से हम पता कर सकते हैं कि फीमेल है या मेल चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन जब इसको अब्यूज करने लगे, मतलब इसका मिसयूज करने लगे कि फीमेल होती है तो उसको वहीं मार देते, अवॉर्ड कर देते हैं ना, इसको फीमेल फीटिसाइड कहने लगे। जब फीमेल फीटिसाइड ज्यादा बढ़ने लगे, है ना, ज्यादा बढ़ने लगे, तो इसको क्या कर दिया गया, इलीगल कर दिया, है ना, इसको क्या कर दिया, इलीगल कर दिया, ठीक है, जब फीमेल फीटिसाइड बढ़ने लगे, ठीक है। तो इसको अमीनो सेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर ही इज फीमेल, मतलब वेदर ही इज मेल और फीमेल, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, उसमें क्या करते हैं हम, डिटरमाइन करते हैं कि क्या है भाई। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये टेस्ट क्यों किया जाता था, है ना, इससे हमें सेक्स का तो पता कर चल ही सकता है कि वो मेल है या फीमेल है, इसके अलावा हमें जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज पता चल सकती है कि जो इसके अंदर जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना। और हम इससे ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सारे सिंड्रोम्स जो होते हैं या ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके कुछ एक्सटेंट होते हैं, है ना, कि वो बाद में पूरी प्रॉपर लाइफ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या है, मतलब जब वो पार्चुरेशन होकर जब वो बाहर आएगा तब उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होंगे, है ना। अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होंगे, जैसे हमने चेक कर लिया, ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है, तो हम उसको तभी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमारे ओके हैं, सब ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। लेकिन हमने फीमेल फीटिसाइड की वजह से, एक उसके मिसयूज की वजह से इतना अच्छा यूज उसका खो दिया, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो इस पे खूब सारी जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीजें हैं, इस पे खूब सारी रिसर्चेज हुई हैं, खूब सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं,
है ना। तो इसके बारे में ही हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब कि पॉपुलेशन को स्टेबल करना, है ना। क्योंकि हमने जैसे तुमसे बोला था कि इसमें क्या हो रखा है कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हमको कैसे रोक सकते हैं, ये जो है ना, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमको देखना है। इन द लास्ट century all around development in various fields significantly improve the quality of life of the people। ठीक है, increased, एक मिनट, in the however increased health facility along with better living condition had an explosive impact on the growth of population। ठीक है, तो जब हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाने से क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई, है ना। मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन जब हमने हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाई तो एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। क्यों, क्योंकि फिर हमारा क्या हो गया, रेट बढ़ गया। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 में 2 बिलियन थी, अप टू 2000 में वो कितनी हो गई, 6 बिलियन, और 2011 तक क्या हो गई, 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन रेट बढ़ती ही जा रही है। A similar trend was observed in India too. Our population which was approximately 350 million। ठीक है, कितना रैपिड ग्रोथ है देखना, 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन था, लेकिन 200 के टाइम पे हम 1.2 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। ठीक है, हम मई 2011 में हम 1.2 बिलियन थे। ठीक है, इसको क्रॉस कर चुके थे और अभी इससे ज्यादा भी होंगे। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हुआ, क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई, इसलिए क्या, पहले जैसे तुमने सुना होगा कि पहले के लोगों को 8-8 9-9 बच्चे होते होते, उनमें से 2 या 3 बच पाते थे, है ना। बहुत ही कम होते थे जिसके पूरे बच्चे रहे। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे आज हमारा अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी मदर भी हेल्दी रहती है और जो बेबी है वो भी हेल्दी रहता है। लेकिन पहले जो थी ये टेक्निक्स नहीं थी। पहले जो इतना नॉर्मल जो ये सारा था, ये सारा कुछ जो ऑपरेशन सी सेक्शंस वगैरह होते हैं, इतनी सारी मेडिकेशंस होती हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, पहले नहीं थी। तो मोर्टेलिटी रेट भी कैसा था हमारा, कि मोर्टेलिटी रेट भी कम था, है ना। मतलब कि डेथ हो जाती थी, कि या तो मदर की डेथ हो जाती थी, या तो उसमें से जितने बच्चे वो देती थी उसके करीब हाथ बचते थे, है ना। तो काफी कुछ इसलिए क्या था, डेथ रेट तब तब कंट्रोल में था। डेथ रेट नहीं, पॉपुलेशन रेट जब कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी, वैसे वैसे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती गई। ठीक है, through the our reproductive child health care program, we could bring down the population growth rate. It was only marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%। ठीक है, a rate at which our population could increase rapidly। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से क्या हमारी काफी रैपिड ग्रोथ हो रही है, काफी रैपिड ग्रोथ हो रही है। और अगर ऐसी ही रैपिड ग्रोथ हो जाएगी तो हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फूड और शेल्टर और क्लोथिंग, इस बेसिक रिक्वायरमेंट भी हम लोगों को कम पड़ने लगेंगी, है ना। इस बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये सारा इसलिए क्या है, हमें इसको रोकना है, हमें इसको लिमिट में करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना है, हमें अंडर कंट्रोल करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब जो कपल्स हैं या न्यूली वेड्स कपल्स हैं, या है ना, इनको क्या मतलब
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, है ना, इसका यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए, जैसे हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन पहले आता था टीवी पर, है ना, हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन आता था टीवी पर, वो इसी बेस पे था कि क्या हो कि मतलब जो चाइल्ड हो, है ना, वो कितने हो, बच्चे कितने हो, दो, है ना, यूजुअली कितने हो, दो हो, ऐसे करके कि मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव बीन अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नो, ठीक है। अब कैसा हो गया है कि अब जो कि लोग बिजी रहते हैं, यंग जो जनरेशन होती है अर्बन एरियाज में रहते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वो उन्होंने वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म भी, मतलब एक बच्चे वाला जो सिस्टम है ना, वो भी अपनाया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हम जो एज है ना, मैरिज की एज है वो भी बढ़ाई गई, जैसे 18 इयर्स फॉर फीमेल एंड 21 इयर्स फॉर मेल्स, ठीक है, ये भी बढ़ाया गया। फिर अब आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात। अब किसकी बात आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात आती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव की बात क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉपुलेशन हो भी फिर भी क्या हो, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके, ठीक है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। तो हम सारे पढ़ेंगे। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जो उसको यूज कर रहा है वो उसमें कंफर्टेबल हो, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हमें इजिली कहीं से भी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव हो वो, ठीक है, जो काम के लिए बना है, मतलब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए बना है, तो वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सके, और रिवर्सिबल हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा हो कि मतलब जो चाइल्ड नहीं, जो कपल उसको यूज कर रहा है वो कभी क्या चाइल्ड बेयर ना कर सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल हो, और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट हो, है ना, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और अगर हो भी तो बहुत ही कम हो, जो उसकी जो यूजुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। इट ऑल्सो शुड इन ऑन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। वही यूजर फ्रेंडली में आ जाता है कि जो कॉपुलेशन और इंटरकोर्स की प्रोसेस हो उसमें भी जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। A wide range of contraceptive method are presently available, ठीक है। तो जैसे हम कुछ कैटेगरीज देखेंगे, है ना, हम आगे अभी कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर, मतलब इसमें हम कुछ यूज नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ यूज नहीं करते, कोई बैरियर यूज नहीं करते, बस क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मन में ध्यान रखते हैं और फिर उसको एज अ बैरियर यूज होता है। फिर आईयूडीज, ठीक है, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे हम मेथड्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, नेचुरल मेथड आ जाता है। सबसे पहले तो हम नेचुरल मेथड देखते हैं। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। नेचुरल मेथड में हम क्या देखते हैं कि बस एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ओवम और स्पर्म्स की मीटिंग नहीं होने देता है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। इज वन सच मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस द डे फ्रॉम 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो तुम्हें पता होगा कि ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है भाई, ओव्यूलेशन का डे क्या होता है, बताएगा कोई। 14th डे होता है। तो जब हमने तुम्हें बताया था तो कहा था कि 14th डे हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मान सकते, थोड़ा ऊपर नीचे मान सकते हैं। तो जब ओव्यूलेशन होगा और उस टाइम पे अगर स्पर्म एंट्री लेता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो 10 to 17 वाला पीरियड होता है, मतलब ये 7 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें क्या करते हैं, कपल्स अवॉइड करते हैं क्वाइटस को,
ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको 10 to 17 डे पे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, जब ओव्यूलेशन क्या होता है, कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि 14th डे माना है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो हम 10 to 17 डे में मानते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा होते हैं अगर क्या हुआ, कोइटस हुआ। तो इस पीरियड में क्या करते हैं, कोइटस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। ठीक है, अब सेकंड मेथड आता है विड्रॉल मेथड, है ना। विड्रॉल मेथड में क्या करते हैं, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के जस्ट पहले क्या होता है, जो मेल होता है वो अपनी पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर लेता है ना, जिससे क्या होता है, सीमेन जो होता है वेजाइना में नहीं एंट्री लेता है, और सीमेन एंट्री नहीं लेता मतलब स्पर्म्स भी नहीं जाते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो हमने बताया होगा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट पार्चुरेशन के बाद लैक्टेटिंग होती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसको मिल्क फीड करती है अपने बेबी को, तो क्या होता है कि उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, तो तब भी क्या होता है, उस टाइम पर भी ओव्यूलेशन जो होता है हमारा, उस टाइम पर ओव्यूलेशन जो नॉर्मल पीरियड नॉर्मल साइकिल चल रही होती है वो नहीं चलती है। इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके का कंसेप्शन ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल मेथड आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें चांसेस बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। नेचुरल मेथड जो होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कंसेप्शन के चांसेस होते हैं, क्या होते हैं, कंसेप्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस ऑफ मेथड आर आल्सो हाई। हम मानते हैं इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रही, है ना, तो जब ये सारी नहीं हो रही तो हमारे निल एकदम साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर भी ज्यादा होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी हो भी सकती है, चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो नेचुरल मेथड्स हो गया। इसमें किसी को कोई परेशानी कहीं पर? हाँ भाई, आकांक्ष नहीं है? ठीक है ना। इन बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड हो गया अपना, अब बैरियर मेथड देखते हैं। ठीक है, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, उसमें भी मीटिंग रोक रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ यूज, इसमें डिवाइसेस यूज की जाती हैं, उसमें कुछ डिवाइस यूज नहीं कर रहे थे, वो नेचुरल थे। इसमें लेकिन क्या करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये जो मेथड्स होते हैं मेल के लिए भी मार्केट में होते हैं और फीमेल के लिए भी। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉन्डोम्स। ठीक है, so condoms are the barrier made of rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male or the vagina or cervix in the female। क्योंकि मेल और फीमेल के लिए दोनों होते हैं, तो क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं, जो मेल में पेनिस को कवर किए हुए होता है और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर किए हुए होता है, just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। है ना, इससे क्या होता है, जो सीमेन ejaculate होता है ड्यूरिंग कोइटस, वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता। जब सीमेन एंटर नहीं करेगा तो मतलब स्पर्म से एंटर नहीं किया, और स्पर्म जब एंटर ही नहीं किए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। इसका एडिशनल बेनिफिट क्या आता है, प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो इसका एक और फायदा, मतलब ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर ही कर रहा है, दूसरा क्या इसका फायदा है कि एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उसको प्रिवेंट करता है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। ठीक है, मतलब
use and throw, can be self inserted and thereby gives privacy to the user. डायफ्राम, फिर कॉन्डोम्स पढ़ लिए बैरियर मेथड में, अब डायफ्राम, सर्विकल कैप और बोल्ट्स पढ़ते हैं। ये भी बैरियर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये याद रखना। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और बोल्ट्स किसके लिए होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं ना, इसमें मेल का कुछ नहीं है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किए जाते हैं। टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, सर्विक्स को कवर कर लेते हैं कोइटस के, जब कोइटस होता है तो सर्विक्स कवर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को जाने ही नहीं देंगे। जब सर्विक्स पे एंट्री पे इसने क्या किया? ब्लॉक कर लिया, ठीक है, तो वो जो स्पर्म्स है वो वहां तक जा ही नहीं पाएंगे, और जा ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। दे आर रीयूजेबल, ये तीनों कैसे होते हैं? रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं होते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बोल्ट्स कैसे होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। Spermicidal creams, jellies, foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency, ठीक है। Spermicidal creams जो होती हैं, कुछ जेलीज जो होती हैं, वो इसके साथ साथ यूज करते हैं जिसकी एफिशिएंसी इसकी और बढ़ जाए, है ना, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए, ठीक है भाई। इसके बाद अब जो ये पैराग्राफ आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है, ये अपने आप इंसर्ट नहीं कर सकते, अपने आप यूज नहीं कर सकते, ये इनको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये कहाँ इंसर्ट होते हैं? यूट्रस में, ठीक है। दीज इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है। ये आईयूडी के आप टाइप देख लो, कितने तरीके की आईयूडी होते हैं। तो सबसे पहले वाला नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप, ठीक है। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो उसमें कौन कौन सी आती है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नाम याद रखना, कॉपर रिलीजिंग में कौन से हैं? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, है ना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में कौन सा है? लिपेज लूप। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में कौन से हैं? प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20, ठीक है। प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 जो है वो हमारे क्या है? हार्मोन रिलीजिंग है। अब ये तो हमने टाइप्स देख लिए, क्या देख लिए इनके? हमने टाइप्स देख लिए। अब देखना क्या है? अब देखना है ये वर्क कैसे करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो देखो, आईयूडी इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है। क्या काम करते हैं आईयूडी? फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे स्पर्म से एंट्री लेते हैं ना, तो उनको फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब उनको एनगल्फ करेंगे और मार देंगे विद द यूट्रस। और कॉपर क्या काम करते हैं? कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, है ना, उसकी स्पर्म मोटिलिटी भी कम कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर देते हैं स्पर्म्स की, ठीक है। ये कॉपर रिलीजिंग के देख लीजिए कि कॉपर रिलीजिंग क्या करता है? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी कम कर देता है, ठीक है। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी देखते हैं, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब इसमें इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी की क्या कंडीशन होती है? इम्प्लांटेशन। जब तक वो एम्ब्रियो जो है या जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, वो एम्ब्रियो में इम्प्लांट नहीं होगा, तब तक वो डेवलप ही नहीं होगा पूरा, है ना। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है? इम्प्लांटेशन की कंडीशन बनती है। तो ये क्या करता है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है ना। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. ठीक है, ये क्या होता है? IUD जनरली वो फीमेल्स यूज करती हैं जिसको प्रेगनेंसी को डिले करना हो या दो के बीच में स्पेस करना हो, ठीक है, दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस करना हो, तब IUD जो होती है वो फीमेल्स यूज करती हैं, ठीक है। और ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड से,
ठीक है, इंडिया में। तो याद रखना, इट इज तो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है इंडिया में, आईयूडी है। ठीक है, सबके कैटेगरी याद रखना, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से आईयूडी आ रहे हैं, फिर उनके काम भी याद रखना। ठीक है, जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब आ जाता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाता है। ठीक है, अभी तक बैरियर देख लिया अपन ने। ठीक है, अब आ जाता है ओरल। ओरल मतलब अब दवाइयों की बात हो रही है ना, जो हम क्या कर रहे हैं, ओरली इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, मतलब हम क्या करते हैं, इन अ टैबलेट फॉर्म हम प्रोजेस्टेरोन लेते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेते हैं। ठीक है, फीमेल्स जो होती हैं या तो प्रोजेस्टेरोन लेती हैं किसके फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। इससे होता क्या है, ये पिल्स फॉर्म में होता है ना, दवाइयों के फॉर्म में होता है, पिल्स फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में होता है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days. ठीक है, starting preferably with the first 5 days of menstrual cycle. ठीक है, ये क्या होती है कि हमें 21 days की लेनी पड़ती है। ठीक है, और 7 दिन का हम गैप करते हैं, क्योंकि 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो 7 दिन का गैप करते हैं जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा होता है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, है ना, मतलब जब तक कंसेप्शन को प्रिवेंट करना है फीमेल को ये पिल लेनी पड़ेगी, है ना। 21 दिन लेगी, 7 दिन का गैप, फिर स्टार्ट करेगी, फिर 7 दिन का गैप, ऐसे लेती रहती है। तो इससे होता क्या है, they inhibit ovulation and implantation as well alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। ये काम क्या करती है पिल्स, कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम भी नहीं है, ओवम नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, चलो ये एक तरीका हो गया। फिर क्या कर देगी, इम्प्लांटेशन को रोकती है ना, मानो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होती है। और क्या करती है, और हमारा सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को गड़बड़, मतलब पीएच को गड़बड़ कर देती है, और जब पीएच को गड़बड़ कर देती है जिससे हमारे स्पर्म जो होते हैं अंदर नहीं आ पाते। इतने तरीके से ये काम करती है। ठीक है, pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the female। ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है ना, और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। तो जैसे एक पिल का नाम बताया उन्होंने, सहेली। ठीक है, सहेली कैसी है, वीकली पिल है, हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। ठीक है, सहेली कैसी है, वीकली पिल है, एक हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है, नॉन स्टीरॉइडल है। ठीक है, कोई स्टीरॉइड प्रिपरेशन नहीं है, तो मतलब कोई हमें, क्योंकि जो स्टीरॉइडल टैबलेट्स होती हैं वो ज्यादा हार्म पहुंचाती हैं, तो ये नॉन स्टीरॉइडल टैबलेट है, तो हमें एज सच कम साइड इफेक्ट होते हैं, काफी कम साइड इफेक्ट होते हैं, और हायर कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, मतलब इसका रेट काफी सही होता है कॉन्ट्रासेप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पिल्स के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, पिल्स के बारे में। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implants under the skin। ठीक है, ये तो पिल्स की तरह बता दिया। अब हम इनको इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे ये ऊपर डायग्राम है ना इम्प्लांट्स का, ये स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते हैं, इम्प्लांट्स धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारी पिल्स काम कर रही थी। ठीक है, administration of progesterone estrogen combination or IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मानो कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, क्वेटस हुआ, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कुछ भी यूज नहीं हुआ, ना बैरियर मेथड यूज हुआ, ना आईयूडीज यूज हुई, कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो उसके 72 आवर्स ऑफ क्वेटस में हम आईयूडी ले सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं,
अगर ये लेंगे तो ये क्या होते हैं, हमारे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाते हैं। अगर हम 72 आवर्स के अंदर ये सारी चीजें ले लेते हैं तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, है ना। They could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual and unprotective intercourse। ठीक है, कि मतलब जो प्रेगनेंसीज होती हैं ड्यू टू अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और ड्यू टू रेप, तो उसकी वजह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। किसकी वजह से? आईयूडी और जो पिल्स हैं उनको लेकर विद इन 72 आवर्स ऑफ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन की भी हमारी प्रोसेस चलने लगती है। तो अगर ये सारा हम मेथड करेंगे तो हम इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देंगे किसको? यूट्रस को। ठीक है, भले ही हम फर्टिलाइजेशन को हम नहीं रोक पाए, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल बना सकते हैं, और जब हम इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना सकते हैं तो मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारे क्या हो गए? ओरल पढ़ लिया, आईयूडीज पढ़ लिए, नेचुरल पढ़ लिया, बैरियर पढ़ लिया, है ना, ये सारे पढ़ लिए। इतने में किसी को कोई दिक्कत? बताओ बताओ। ठीक है ना। अब आता है हमारा लास्ट मेथड, इसका मतलब लास्ट जो मेथड होता है वो आता है इसमें। अब पूछोगे लास्ट मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड है? सर्जिकल मेथड है भाई ये तो हमारा। ठीक है, सर्जिकल मेथड मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम मेल्स में भी ये मेथड अपना सकते हैं और फीमेल्स में भी ये मेथड अपना सकते हैं। कैसे? ऐसे अपना सकते हैं। ठीक है, कि इनको हम क्या करते हैं, ये परमानेंट होते हैं। ये याद रखना, जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? परमानेंट मेथड्स होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते कि हम चाहें कि कुछ टाइम के लिए हम इनको कर दें और वापस से फिर इनको रिवर्स कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेराइलेशन। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि स्टेराइल हो जाता है, उसके बाद जो पर्सन होता है वो स्टेराइल हो जाता है ना। मतलब फिर उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता है, इसलिए हमने तुमसे बोला ये परमानेंट मेथड होता है, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, आज जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर। ठीक है, ये मेल पार्टनर भी कर सकता है, मतलब कोई कपल है उसमें से मेल पार्टनर भी ये करवा सकता है और फीमेल पार्टनर भी करा सकता है। ठीक, तो होता क्या है? तो जो मेल्स में होता है हम उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, और जो फीमेल्स में होता है उस प्रोसेस को हम ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, मेल्स की प्रोसेस को वेसेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल्स की प्रोसेस को ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं मेल्स में कि जो वैसा डिफरेंस है ना, मेल्स में जो वैसा डिफरेंस होती है हम उसको काट देते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस को क्या करते हैं? हम काट देते हैं, और जब हम काट के उसको बांध देते हैं, देख लो दोनों साइड की वास डिफरेंस कटी हुई है और बांध देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा स्पर्म यहाँ से निकलेगा, एपिडिडाइमस भी जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा? यूरेथ्रा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंस पे हमने उसको काट दिया। मतलब अब वो पूरा वे ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरा रास्ता ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। और ट्यूबिक्टोमी में क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? हमारे परमानेंट मेथड्स होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं कि हम चाहें कि इनको रिवर्स कर दे, नहीं। एक बार काट के बांध दिया, अब जिंदगी भर यही रहेगा, इसलिए हम इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, ये क्या करती है? गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकती है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल कॉल्ड वेसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं ना। वेसेक्टोमी इसलिए क्योंकि वेस डिफरेंस काटा है, और ट्यूबिक्टोमी इसलिए क्योंकि फैलोपियन ट्यूब काटा है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना। In vasectomy, a small part of vas difference is removed and tied up through a small incision. ठीक है,
स्क्रोटम में थोड़ा सा स्मॉल इंसिजन लेते हैं, क्योंकि जो टेस्टिस और वासा डिफरेंस होते हैं वो हमारे कहाँ से निकले होते हैं, स्क्रोटम से। तो स्क्रोटम में छोटा सा क्या देते हैं, इंसिजन देते हैं, और इंसिजन के बाद क्या करते हैं, उसको काटते हैं वैसा डिफरेंस को और बांध देते हैं। और ट्यूबिकटोमी में क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं और बांध देते हैं, है ना। इसमें भी छोटा सा इंसिजन लगता है, किसमें, एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, है ना। हाईली इफेक्टिव होते हैं, ये कैसे होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं, मतलब इसके बाद प्रेगनेंसी ना के बराबर पॉसिबल है। क्या है, प्रेगनेंसी ना के बराबर पॉसिबल है, ठीक है। इट needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultation with qualified medical professional, ठीक है। ये सारा जो कितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये क्या कंसल्टेशन और मेडिकल प्रोफेशनल से एक बार पूछ कर या जानकर लेनी चाहिए। One must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. ये regular requirement नहीं होती है। आपको जब तक कंसेप्शन मतलब जब तक प्रिवेंट करना है कंसेप्शन को, जब तक आप ये यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा यूज करो, क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट नेचर चल रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, है ना। नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके क्या होते हैं, हाई मतलब कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। One is supposed to use this method either to prevent pregnancy or delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हमारा ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, मानते हैं। लेकिन क्या है, इसमें काफी सारे जो है साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एक वो जो वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है ना, घबराहट वाली जो फीलिंग होती है वो नोजिया, पेट में दर्द, ठीक है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो भी इरेगुलर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है ना, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकते हैं। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर दूसरे या तीसरे इंसान को हो रहा है जो मतलब ये सारा चीज यूज कर रहा है, लेकिन हम इनको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते कि ये इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इनकी पॉसिबिलिटी है, इनसे ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और मोस्ट मतलब कैंसर तक अगर नहीं जाए तो ये सारी चीजें तो हो ही सकती है, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो हो सकता है ना, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम अगेंस्ट नेचर यूज करते हैं, है ना। अगेंस्ट नेचर यूज कर रहे हैं इन चीजों को, तो कुछ साइड इफेक्ट तो वो हमको देंगे ही देंगे। इसलिए इसको हम लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉपर वाइज रीजन ना हो इसको यूज करने का, जब तक यूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर हम कहें इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे जो अपन ने पढ़ लिया, है ना। अब आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इनको भूलना मत, इनको याद करना है अच्छे से, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं बिना किसी गलती के, ठीक है। तो इस फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसमें क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से इसमें अबॉर्शन कह सकते हैं, ये क्या होता है, अबॉर्शन होता है। तो इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ठीक है, फुल टर्म के पहले मतलब 9 महीने के पहले अगर क्या करना पड़े, अबॉर्ट करना पड़े जो भी है, उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over world, ठीक है। मतलब 45 to 50 मिलियन टर्मिनेशन होते हैं, ठीक है, जो कि कितना है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, ठीक है।
तो हम मानते हैं ये काफी कुछ अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है या उसको कर रही है, लेकिन इसको बहुत जगह क्या मिसयूज करते हैं, वही हम तुम्हें बताते हैं, वो फीमेल फिटिसाइड वाला ना, बहुत जगह इसको मिसयूज भी करते हैं। तो वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज और इमोशनल, ठीक है। तो एमटीपी जो है बहुत जगह क्या है, लीगल है, एक्सेप्टिव है, लेकिन इंडिया में कैसी है, ये स्ट्रिक्ट, इलीगल तो नहीं है, हम ऐसे नहीं कह सकते इलीगल है, लेकिन लीगलाइज है बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बेस पे, है ना। इसकी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है कि किस किस कंडीशन में आप एमटीपी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी है, किसी की मर्जी है तो वो एमटीपी जाके करा लेगा, नहीं। कुछ बेसिक्स रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट में कि अगर ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कंडीशंस आती हैं तो आप एमटीपी करा सकते हो। अगर ये वो फुलफिल नहीं करती है, ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, तो आप एमटीपी नहीं करा सकते। तो अब जैसे हम कुछ देखें कि क्या रीजन होने चाहिए, तो ये बगल में जो ब्लॉक बना है इसमें कब कब हम एमटीपी करा सकते हैं, मतलब है ना, मतलब लीगल कैसे है एमटीपी, जब कैसी कैसी कंडीशन हो। तो द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ अ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है। हम इसको कब कर सकते हैं कि अगर हमने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, है ना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो मदर की लाइफ को नुकसान हो सकता है, मदर की लाइफ रिस्क में हो सकती है, ठीक है, रिस्क में हो सकती है मदर की लाइफ। तो हम उस कंडीशन में एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। और देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप, है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो कैसा है, जो फीटस है वो सीरियसली हैंडीकैप है, मतलब उसका नॉर्मल लिविंग नहीं होगी, अगर वो बाहर आता है तो नॉर्मल लिविंग नहीं होगी, ठीक है। या वो मेंटली स्टेबल नहीं हो, मतलब ऐसा कुछ जो वो नॉर्मल नहीं हो, है ना, नॉर्मली नहीं रह पाए, ठीक है। तब भी हम क्या एमटीपी करा सकते हैं। बस ये दो कंडीशन जिसमें इंडिया में एमटीपी हो सकती है, नहीं तो एमटीपी इंडिया में लीगल नहीं है, इलीगल है एमटीपी इंडिया में, ठीक है। इन दो कंडीशन के अलावा अगर कोई एमटीपी कराना चाहता है तो उसका एमटीपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा एमटीपी के बारे में बात हो गया। तो आज के लेक्चर में कोई तकलीफ किसी को? हाँ भाई, भूमिका, ठीक है, ठीक है भाई, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।